सिर्फ महंगाई बढ़ती जाएगी, उसके सिवा कुछ नहीं होता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पैसे के क्या क्या परिणाम हो रहे हैं हमारी जिंदगी में। पैसे का पहला जो परिणाम हो, जो दुनिया में अभी हो गया है, इकोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए पर्यावरण के जो आह्वान हमारे सामने खड़े हैं, समस्याएं खड़ी है, आदमी समझ नहीं पा रहा है कि इससे आगे कैसे निकला है। किसी को मालूम नहीं इसका रास्ता। यह पहला रीजन था कि इकोलॉजी के कंट्रोल में फिर इकोनॉमिक्स को लाना। ये भारत से शुरुआत हो गई है, दुनिया का हर देश उसको अभी देख रहा है कि भारत कैसे इसको मॉनिटर कर रहा है। यह डीमोनेटाइजेशन का दूसरा रीजन मैं बता रहा हूं आपको। पैसे की परिभाषा दुनिया ने जो स्वीकार की है, पैसा यह विनिमय का माध्यम है, वो विनिमय की वस्तु नहीं है। हमने सबने मान लिया, दुनिया ने ये मान लिया। वस्तु और माध्यम ऐसी चीज होती है जिसके लिए हर कोई इसको यूज कर सकता है। वस्तु और माध्यम दोनों चीज को हर कोई यूज कर सकता है, और एक ही फर्क है दोनों में। वस्तु आप यूज करके कर भी सकते हो और आप पजेस भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, आपके पोजीशन में रख सकते हो, आपके कब्जे में रख सकते हो। जैसे मेरा शर्ट है, ये वस्तु है, मेरी है, मैं यूज करूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। ये मेरा मोबाइल, ये वस्तु है, मैं उसको होल्ड करूंगा, मेरे कब्जे में रखूंगा, क्योंकि वो वस्तु है। लेकिन मेरी भाषा, क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरी भाषा आपको यूज नहीं करने दूंगा? क्या मेरे लिए पॉसिबल है? ये माध्यम है। ये हवा जिससे मैं ब्रीदिंग करता हूं, आप भी कर सकते हो। क्या मैं ये बोलता हूं कि मेरी हवा आपको यूज नहीं करने दूंगा? हो नहीं सकता। माध्यम आप होल्ड नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, कब्जे में नहीं रख सकते। इसी को माध्यम कहते हैं। माध्यम सबके यूज के लिए होता है। अब मेरे जेब में अभी एक 2000 की नोट है, वो वस्तु है या माध्यम है? आपको क्या लगता है? मेरे जेब में जो अभी 2000 की नोट है, अभी मैं ये कैंपस में आके 3 घंटे हो गए, ना मैंने यूज कर दिया ना किसी और को यूज करने दिया। अब ये वस्तु बोल के मेरे जेब में पड़ी है। अगर ये नोट मेरी बैंक अकाउंट में होती तो क्या होता? बैंक का फंक्शन क्या होता है? पैसा घुमाते रहना। पैसा कभी भी पर्सनल असेट नहीं होता। पैसा सोशल असेट होता है, क्योंकि आपने, सरकार ने प्रिंट की है, इसके ऊपर 130 करोड़ का अधिकार है। अगर मैंने उसको होल्ड करके रखा है तो किसी और को नहीं मिलने वाला है। ये हॉल के सामने का ये बड़ा रास्ता है, हाईवे, इसका मालिक कौन होता है? रास्ते का मालिक कौन? सोसाइटी, समाज। और उसके ऊपर का व्हीकल वो किसका? वो इंडिविजुअल का, व्यक्ति का। अगर समझो ये रास्ते पे मैंने बड़ा कंटेनर पार्क करके रख दिया सेंटर में, क्या हो जाएगा? क्या होगा? किसी और को नहीं मिलेगा यूज करने को। यूज एंड लिव इज अ मीडियम, यूज एंड रिटेन इज अ कमोडिटी। आप जिसको होल्ड कर सकते हो वो वस्तु बन जाता है। पैसा ये सोशल असेट होता है, पर्सनल कभी नहीं होता। हमारे देश की जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या वो है दारिद्र्य। दारिद्र्य क्यों है? लोगों के हाथ में पैसा पहुंच नहीं रहा। आज के नए युग में मार्केट की ये इकोनॉमी में सबसे बड़ा कौन होता है मार्केट में, जिसकी से वो मार्केट चल ही नहीं सकता? ग्राहक। कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज किंग। ग्राहक नहीं तो मार्केट हो ही नहीं सकता। मार्केट में सबसे ऊंचा होता है ग्राहक, और मार्केट में सबसे नीचा कौन होता है? मार्केट जिसको चाहता ही नहीं है, वो होता है भिखारी, बेगर। ग्राहक और भिखारी, ये दोनों के पास एक चीज होती है, दोनों के पास जरूरत होती है, नीड या रिक्वायरमेंट दोनों के पास होती है। और एक ही फर्क है दोनों में, एक के पास परचेसिंग पावर होती है, दूसरे के पास नहीं होती। मार्केट में सिर्फ 2 जात होती है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। अगर हम 130 करोड़ के देश के लोगों के हाथ में अगर पैसा नहीं देंगे तो वो भिखारी हो जाएंगे। मार्केट इकोनॉमी में ग्राहक ये असेट साइड को होता है और भिखारी लायबिलिटी साइड को होता है। हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी, हम कौन सी साइड को डाल रहे हैं? परचेसिंग पावर पहुंचेगी नहीं नीचे तो वो क्या डिमांड करेगा मार्केट? तो ये जो पर्सनल असेट थी उसको सोशल असेट में फिर कन्वर्ट करने के लिए नोटबंदी जरूरी थी।
आपको क्या लगता है, इसके सिवा आ सकती है क्या नोट? मेरी घर की किताब और वही किताब अगर पब्लिक लाइब्रेरी में है तो दोनों में फर्क क्या है? मेरे घर की किताब मेरे पढ़ने के बाद किसी और के काम की नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी की किताब घूमती रहेगी। ये होती है सोशल वेल्थ। और इसके लिए जरूरी था ये पैसे को फिर माध्यम बनाना, जो उसकी रियल में डेफिनेशन है। इसलिए नोटबंदी जरूरी थी। नंबर 2, इसको ट्रिकल डाउन बोलते हैं। अगर पब्लिक डोमेन में जाएगा ही नहीं तो कौन सामने आएगा? हमारे देश में ये जो बन चुका था, पैसे के सिवा तो जिंदगी चल ही नहीं सकती, और पैसा आपके हाथ में पहुंचेगा ही नहीं तो आप कैसे जियोगे? दूसरा जो नोटबंदी का रीजन ये था, माध्यम फिर बनाना। अभी तीसरा रीजन, ये हाई पावर्ड मनी जो है उसके जब ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, मैंने सर जी को अभी एक 500 की नोट निकाल के दे दी, कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता इनके पास नोट कहां से आती है। जिसके हाथ में नोट हो उसका मालिक, उसके फुटप्रिंट नहीं रहते। अभी आपकी जेब में कितना पैसा है कोई बता सकता है? कहां से आया कोई बता सकता है? बता सकता है क्या? उसके ट्रेल नहीं रहते। लेकिन ये पैसा आपको मैंने बैंक के माध्यम से दे दिया और डिजिटल इकोनॉमी से दे दिए, तो मेरे डेबिट एंड पे और आपके क्रेडिट एंड पे दोनों पर उसकी एंट्री हो जाती है, उसके फुटप्रिंट एस्टेब्लिश होते हैं, या हमारा ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अकाउंटेबल होता है। हमारे देश में जो करप्शन इतना फैला हुआ है ना, इसी के लिए ये इसका बड़ा रीजन था। नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन वो सिर्फ करेंसी से हो सकते हैं। आप समझो कल यहां से जा रहे हैं रास्ते से और आपने गलती से 9 एंट्री में अपनी गाड़ी चला दी, पुलिस ने सीटी मार के पकड़ लिया, कॉर्नर पे लेके गया, 500 रुपया साथ। आप बोलेंगे 500 ने मैं आपको 5000 का चेक देता हूं, वो क्या लेगा आपसे? क्या लेगा? क्यों लेगा 500 की नोट? फुटप्रिंट नहीं रहते, ये उसका रीजन है। करप्शन को बढ़ावा ये देता है। ये करप्शन क्यों बढ़ता है ये भी मैं बताऊंगा। अभी चौथा कारण, ये तीसरा कारण था कि ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, सभी ट्रांजैक्शन को आ जाए इसलिए। और चौथा, ये कागज का टुकड़ा जो भारत 3 रुपए 50 पैसे 60 पैसे में बनाता है, क्या पाकिस्तान भारत के लिए नहीं बना सकता है? ये इतना कोई हाईटेक नहीं। जो देश मिसाइल बना सकता है, जो देश एटम बम बना सकता है, क्या भारत की कागज की नोट टुकड़ा प्रिंट नहीं कर सकता क्या? कोई भी नोट हाईटेक प्रोडक्ट नहीं होती, वो हाई सेंस प्रोडक्ट होती है, हाईटेक नहीं होती, क्योंकि वो करोड़ों में छपवानी है ना। हाईटेक होगी चलेगा ही नहीं। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि 3.5 रुपए में 1997 रुपए का आपको प्रॉफिट देगी? है कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने? इतना लुक्रेटिव प्रोडक्ट ये बन जाता है, ये कागज का टुकड़ा। और ये कागज के टुकड़े में ये देश में किसको खरीदा नहीं जा सकता मुझे बताइए आप? पॉलिटिशियन को नहीं जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पुलिस को नहीं, न्याय को नहीं, किसको नहीं? पूरा देश खोखला किया जा सकता है। और ये कागज का टुकड़ा सभी जो गंदे व्यापार होते हैं, एंटी सोशल, एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमन, इसी का ये फ्यूल होता है। हमारे पाकिस्तान का पड़ोसी देश, हम सबको मालूम है अफगानिस्तान क्या है आज उसकी हालत। एक संपन्न संस्कृति, पहले सोवियत यूनियन, बाद में अमेरिका ने उसको ध्वस्त कर दिया। अभी ये देश के पास सिर्फ 2 चीज है दुनिया के लिए देने के लिए, एक है आतंकवाद और दूसरा है ड्रग्स, अफू चरस गांजा। ये 2 ही चीज दे सकता है दुनिया को। ये अफू चरस गांजा, ये पाकिस्तान की भारत की जाली नोट के माध्यम से भारत के युवा तक पहुंचती है। पंजाब, उड़ता पंजाब, 40% से ज्यादा युवा उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। किसी को समझता ही नहीं क्या करे। पुलिस की गाड़ी से आता है, क्योंकि वो कागज के टुकड़े में वो भी खरीदा जा सकता है। यही कागज के टुकड़े में अंग प्रत्योगों का व्यापार शुरू होता है, ह्यूमन ट्रेड शुरू होता है। 8-9 साल 10 साल की पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की लड़कियां से उठाई जाती है, उसको हार्मोन का इंजेक्शन देके औरतें बनाया जाता है। ये होता है, यही होता है ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी को कहते हैं। ये सिर्फ हवाला पे नहीं होता, जितने गंदे बिजनेस है उसका जो बेसिक जो टूल है ये यही होता है।
अगर इसको रोकना है तो नोटबंदी के सिवा कोई रास्ता था ही नहीं। ये चौथा रीजन था। आपको क्या लगता है ये चारों रीजन वैलिड नहीं है अर्थ ये नोटबंदी के लिए? क्या लगता है आपको? अगर हमें देश को बचाना है, आपने ये सब होने के लिए सरकार ने इतनी बड़ी नोट छपवाई क्यों? फिर सरकार को यह नहीं समझता था क्या? ये तो सरकार को समझता ही था। आपने जब 78 का जो नोटबंदी का पहले हो गया था ना इनके मोरारजी देसाई की इसमें, तो उसका बिल बना था कि ये नोटबंदी क्यों जरूरी है। ये संसद में उसका बड़ा डिबेट हुआ है और वो आज भी लाइव है वो बिल। हम कोई नई बात नहीं बता रहे आपको। सरकार इसलिए ये नोट छपवा रही थी क्योंकि सरकार को टैक्स से पैसा नहीं मिल रहा था। जैसे हमारा एक परिवार होता है, बड़ा परिवार है, हम बड़े कमाते में, बड़ा भाई मुझसे एक छोटा है, उससे एक छोटा है और घर पालने में है, घर में दादा दादी है, सब कुछ है। हमारे परिवार के लिए मैं क्या करता था, अगर मैं कमा रहा हूं तो मेरे बाप को कुछ पैसे देता था, जैसी मेरी आय है उसी हिसाब से देता था। मेरा छोटा भाई मुझसे कम कमाता है, वो कम पैसे देता था। मेरा पालने में छोटा भाई जो है अभी वो कमा ही नहीं रहा है, तो उसके लिए खर्चे तो करने हैं, वो कमाता तो है ही नहीं, लेकिन वो घर का मेंबर है। मेरे दादा दादी ये घर के मेंबर है, उनके दवाई को खर्चा तो करना ही है, पैसा वो कमाते नहीं है। हम लोग कंट्रीब्यूट करते जो कमाते हैं, जैसे हम हमारे घर को देते हैं योगदान, उसी को हम जो देश को देते हैं उसको बोलते हैं टैक्स, कर। हमने सोच लिया कि भाई मैं ही क्यों दूं, मेरा छोटा भाई नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। हमने जब टैक्स देना कम कर दिया, उसकी हमने चोरी करना शुरू कर दी, तो सरकार के पास दूसरा टूल था नोट छपवाना। 3.5 रुपए में 2000 रुपए सरकार प्रिंट कर रही थी, और इसी को महंगाई कहते हैं। इकोनॉमिक्स में टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट। पहले पैसा तैयार होता है लेकिन उतनी चीज मार्केट में है ही नहीं, तो जो चीज है उसकी कीमत बढ़ने लगती है, उसको महंगाई कहते हैं। इसको इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। सरकार नोट छपवाती गई तो ये हैंडल करने के लिए मोटी नोट लानी पड़ी, क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं थी कैरी करने के लिए, और ये बड़ी नोट का ये अब हश्र हो गया। अब ये कितना सीरियस है मैं और बताता हूं। इनके पास नोट है, मैं बैंक है और इनको कर्जा चाहिए। अगर ये नोट बैंक में आएगी नहीं तो बैंक कहां से देगी इनको? तो बैंक ने क्या कर दिया कि इनसे रॉ मटेरियल परचेस किया 7%, 8%, जिसको हम डिपॉजिट बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट, है ना? आप समझते हैं ना कि टर्म डिपॉजिट मैंने बैंक में रखा है, मुझे उसके ऊपर सूद मिलता है। तो बैंक ने रॉ मटेरियल 8% पे परचेस किया, तो बैंक का फिनिश गुड यानी लेंडिंग रेट कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? कम से कम 10%, 2% बैंक चलाने के लिए लगेंगे ना, इसको बोलते हैं स्प्रेड। आप सुनो ये कितना सीरियस होता है। अगर आप में से किसी ने भी 10% पर एनम, सालाना 10% ब्याज पे अगर अपने मकान के लिए कर्जा लिया है, तो 20 साल आपको जो ईएमआई देना पड़ता है, मंथली जो आपका हफ्ता होता है ना, वो कर्जा चुकाने के लिए 20 साल, वो कर्जा आपको अगर 2% में मिलेगा, दुनिया में वही इंटरेस्ट रेट है, इसलिए मैं बता रहा हूं सालाना 2%, तो 8.5 साल के अंदर आपके मकान का पूरा कर्जा फ्री हो जाता है। यह आपके हमारे जवानी के 11.5 साल का हिसाब नहीं है सिर्फ, इससे आगे एक चीज है। 8.5 साल के अंदर ये मेरा मकान मॉर्गेज के लिए फिर तैयार हो जाता है, नई कैपिटल खड़ी हो जाती है। यहां 20 साल नहीं होती, यहां 8.5 साल के अंदर आप नई टेक्नोलॉजी ले सकते हो, नई मैनेजमेंट ले सकते हो। इसलिए दुनिया टेक्नोलॉजी में भारत के आगे भागती है। भारत कैपिटल की वजह से पीछे पीछे बढ़ता जा रहा है। भारत के पास टेक्नोलॉजी की कम नहीं है। जो भारत मंगलयान को भेज सकता है, सक्सेसफुल हो ये कर सकता है, क्या भारत मर्सिडीज नहीं बना सकता है क्या? वो नैनो कार क्यों बनाता है? मर्सिडीज परवड़ती नहीं है। टेक्नोलॉजी अगर व्हीकल है तो इकोनॉमिक्स उसका फ्यूल है। सिर्फ मर्सिडीज कार से नहीं होगा, उसमें डीजल भी होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक साउंड नहीं तो टेक्नोलॉजी चलेगी नहीं। ये गैप है हमारे देश में, और ये गैप इतना सीरियस बनने लगता है कि कैपिटल नहीं, इसलिए हमारे जवान बच्चे ना तो उनको पढ़ने की संधि है, ना तो उनको रोजगार की संधि है, फिर वो आरक्षण की लाइन में खड़े होने लगते हैं। आरक्षण के लिए झगड़े शुरू होने लगते हैं। हमारा 130 करोड़ का परिवार बनता ही नहीं है।
हमारे पास पैसा पहुंचता नहीं। इसके कितने बड़े मैं मायने बताता हूं। आप तो, मैं भोपाल से आया हूं तो मैंने देखा ये झीलों का शहर लग रहा है मुझे, पानी इतना है। आपको कल किसी ने बोल दिया कि कल से आपके नल को पानी आने वाला नहीं है, आप आज क्या करोगे? स्टोर करोगे। कितना करोगे? कितना करके रखोगे? आपका जितना डर है और आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप पानी स्टोर करके रखोगे, है ना? कुछ चीज कम हो गई तो पानी भर के रखोगे, पानी भर के रखो, है राइट? लेकिन किसी ने आपको अश्योर कर दिया टैप खोल दो 24 घंटा आपके नल को पानी आने वाला है, कितना भर के रखोगे आप? कितना भर के रखोगे? कुछ भी नहीं भरोगे आप। यही पैसे के मामले में हमारे देश की हालत हो गई है। अब सबको डर है कि आज हमें संधि मिल रही तो कमा के रखो। अपने बच्चे तो बावले हैं, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें उनके लिए भर के रखना पड़ेगा। सबको मालूम है आज अपॉर्चुनिटी, आज छोड़ना नहीं। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ नहीं, आज पैसा भर के रखो। हम सब के जीने का पहला जो आज ओरिएंटेशन होगा, पैसा कमाना। हवा कमाते नहीं है, उसको यूज करते। मीडियम कमाने की बात नहीं होती, पैसा कमाने की बात नहीं है, वो यूज करने की बात है। लेकिन ये कमोडिटी होने की वजह से हमें कमाना पड़ता है। और हम बोल रहे हैं कि नहीं, भारत की ये खराब हो गई है, मेंटेलिटी खराब हो गई, करप्ट हो गई। नहीं, कंडीशन ऐसी है कि वो करप्ट होना पड़ा। अब ये कितना गहरा है, मैं आपको एक सिर्फ चित्र के माध्यम से आपके सामने रखूंगा कि ये देश की हालत कैसे बन रही है। रियलिटी फ्लैश। आज की भारत की क्या है? भारत की आर्थिक आज की जो स्थिति हो कैसी है? ये लाइट निकलना है। दिख रहा है? ये लाइट निकालनी पड़ेगी कि ये आज हमारे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था किस मोड़ पे आ गई है? हमारा 133 करोड़ प्लस का देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का भी देश जो है, वो डेमोक्रेसी में जो है एक बड़ी इमारत जैसा हो गया है। जैसे अभी भोपाल में हम देख रहे हैं 30 मंजिला 40 मंजिला इमारत दिख रही है हमें। ये पूरी इमारत को जो पानी मिलता है, रिसोर्स मिलते हैं, वो ओवरहेड टैंक से मिलते हैं, नीचे से तो ले नहीं सकते सब। वैसे हमारे देश को जो चलाता है, परिचालन चलाता है, उसके ऊपर की टाकी होती है सरकार का कोष, राजकोष जिसको बोलते हैं, राजस्व। अब हम देख रहे हैं कि ये टाकी में पानी की लेवल नीचे आ गई, इसलिए बहुत से नल को पानी नहीं आ रहा है। आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं, कहीं भी उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि वो पानी की लेवल नीचे आ गई है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि पानी की लेवल नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे वाले हाउस में तो पानी बहुत है, नेशनल रिसोर्सेज जिसको कह सकते हैं, पानी बहुत है, पंप भी चल रहे हैं, लेकिन पानी ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। जब हम पीछे जाके देखते कि ये हालत क्यों है, तो हमें दिखता है कि ये पानी उठाने वाली सभी नलियां जो है वो फट गई है, वो सड़ गई है, पानी ऊपर पहुंच ही नहीं रहा है, उसके पहले वो बाहर बह रहा है, रिसाव हो रहा है। ये पंप और ये नलियां हमारे देश की टैक्सेशन होती है, कर प्रणाली जो सरकार को उसका उत्पन्न देती है। सरकार की जो आय होती है वो टैक्स से आती है। सरकार तक पहुंचने के पहले जो बाहर रिसाव हो रहा है, इसको बोलते हैं ब्लैक मनी। टैक्स अवॉइडेड एंड इवेडेड मनी इज ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी कितना है किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि ब्लैक मनी का जो कैरेक्टर है वो है अनअकाउंटेबल मनी इज ब्लैक मनी। अभी वो कितनी मात्रा में देश में किसी को भी मालूम नहीं है। उसका एक समांतर अर्थव्यवस्था का एक बड़ा नीचे पॉन्ड बन गया, झील बन गई है, कितना पानी मालूम नहीं। ये लेफ्ट हैंड है, वो सरकार का जो होता है वो आय होती है, और राइट हैंड है वो सरकार का व्यय यानी खर्चा है, एक्सपेंडिचर। अभी जितना भी पानी है वो भी नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, उसमें भी बड़ा रिसाव है। यह है करप्शन, भ्रष्टाचार।
भ्रष्टाचार ये अकाउंटेबल है लेकिन नॉन ट्रेसेबल है। रास्ते के लिए 100 करोड़ खर्चे हो गए लेकिन रास्ता 30 करोड़ का बन गया, 70 करोड़ गए किसके जेब में मालूम नहीं है। करप्शन अकाउंटेबल बट नॉन ट्रेसेबल, ब्लैक मनी अनअकाउंटेबल। उसका दूसरा एक बड़ा पॉइंट बन गया पैरेलल इकोनॉमी का। अभी सरकार को तो किसी हालत में ये देश को तो चलाना है, पानी तो लाना ही है, तो सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर? बाहर से टैंकर से पानी लेके नीचे वाले हाउस में डाल रही है। यह है एफडीआई, यह है एफआईआर, यह है एसईजेड। सरकार को लग रहा है कि ये टैंकर से पानी नीचे डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली टांकी तक जाएगा। बहुत बार ये टैंकर ये बाहर के पॉन्ड से ही पानी उठा रहा है पैरेलल इकोनॉमी से और नेशनल इकोनॉमी में डाल रहा है। इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। यही होता है मॉरिशस रूट, यही है पनामा और पैराडाइज पेपर, यही है पार्टिसिपेटरी नोट। वही यूज हो रहा है सर्कुलेशन में, फिर लाया जा रहा है। उसकी कमीशन कौन खा रहा है मालूम नहीं है। यही है शेल कंपनी। अभी जितना डाला जा रहा है उतना रिसाव हो रहा है, उतनी इकोनॉमी बढ़ रही है बाहर की पैरेलल इकोनॉमी। अभी ये क्या हो रहा है देखो, ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी के जो बॉन्ड्स है वो अभी अंडरग्राउंड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है। अभी किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखता। भूमिगत अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। उसमें सबसे पहले जो कनेक्ट होता है वो है हमारे देश का करप्ट पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स क्यों होता है? हमारे देश के प्रतिनिधि हम जो चुन के देते हैं वो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव से हम चुन के देते हैं। चुनाव के लिए एक भी सफेद पैसे का बजटरी प्राविधान है ही नहीं। सफेद पैसे का प्राविधान ही नहीं, जो भी है वो डोनेशन से है। अगर खर्चे से एक भी नल नहीं है ऊपर से, तो ये आता कहां से है? हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के खर्चे कितने हैं, जो टाकी से तो है ही नहीं एक भी उसका कनेक्शन, तो आते कहां से? अंडरग्राउंड इकोनॉमी। लेकिन कोई पॉलिटिशियन तो हमारे पास आता नहीं पैसा मांगने के लिए, उनके पास कहां से आता है? यह है करप्ट ब्यूरोक्रेसी। ये बाबूशाही जो है वो नीचे से लेती ऊपर देती है। ये दोनों लोग पैसा यूज करते हैं, वो निर्माण नहीं करते। काला पैसा निर्माण कौन करता है? ये है हम लोग बिजनेस वाले, उत्पादक, ट्रेडर। क्योंकि हम तो संपत्ति का निर्माण करते हैं, उसका वितरण हम करते हैं, हमसे ये यूज करते हैं, निर्माण नहीं करते। हम लोग क्यों करते हैं ये सब? टैक्स इवेजन, क्योंकि हमें और प्रॉफिट चाहिए, हमें कंपटीशन में चाइना के साथ हमें झगड़ना है, लड़ना है, इसके लिए हम टैक्स इवेजन का रास्ता निकालते हैं। इससे काला पैसा बन जाता है। इसमें हमारी प्रॉपर्टियां तो बन रही है, सब कुछ बन रहा है, हमारी पर्सनल वेल्थ हो रही है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हम तीनों मिलकर अपने बाप का ही खिस्सा काट रहे हैं। इसका नुकसान जो हो रहा है वो आखिरी छोर पे आम आदमी खड़ा है। 50% से ज्यादा वो है किसान, वो है विद्यार्थी, वो है छोटा उद्यमी, जिसको ये टाकी से नहीं मिल रहा है। उसी नीचे अंडरग्राउंड इकोनॉमी में मंथली 3%, 4%, 5%, 10% तक ये ले रहा है। ये किसान महीने का सूद 10%। कौन सी यहां से? मनी लेंडर से लेगा ना, कहां से लेता है? उसी आखिरी छोर पे वो खड़ा है। जब उसको ये पूरी व्यवस्था का प्रेशर सहा नहीं जा रहा है तो वो सुसाइड करके निकल जा रहा है। मैं ये व्यवस्था में जी नहीं सकता हूं। यही किसानों की आत्महत्या है। जो ठंडे दिल का है, सुकून वाला है, सोचता है कि ये व्यवस्था में जी नहीं सकता, मैं गुड बाय करूंगा। लेकिन जो गर्म दिमाग का और गर्म खून का है वो युवा क्या कर रहा है? ये दाऊद इब्राहिम बन रहा है, ये नक्सलाइट बन रहा है। वो युवा सोचता है मैं नहीं जी सकता तो आपको क्यों जीने दूंगा। किसान सोच रहा है मैं नहीं जी सकता, मैं आत्महत्या करके चला जाऊंगा। युवा सोचता है मैं नहीं जी सकता तो आपको नहीं जीने दूंगा। वो हत्या करने निकला है। हमारे मध्य प्रदेश के अड़ोस पड़ोस में मरने वाले नक्सलाइट बच्चे भी अपने ही है और पुलिस भी अपने ही बच्चे हैं। कौन गलत, कौन सही? अभी ये देखो इतना बड़ा उसका ये फेस बन गया है कि हमारी गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है, ताकत का जो आकार है, उससे भी वो बड़ा बन गया।
ये टाकी होती है वो सफेद या कानूनन अर्थव्यवस्था होती है, और ये नीचे राजकारण राजनीति वो काला पैसे की धारा बन गई है। अब ये तीनों एक दूसरे से कैसे मिल रहे हैं? देखो, ये करप्ट ट्रेड बिजनेस, ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी और ये करप्ट पॉलिटिक्स एक दूसरे में उलझ कर ये फाइनल कहां जा रहा है? फाइनल इनका क्या है? ओरिएंटेशन। ये है बैलेट बॉक्स इलेक्शंस। सत्ता क्यों कमाना है? मत्ता कमाने के लिए। मत्ता क्यों कमाना है? सत्ता कमाने के लिए। ये काले पैसे में 15% से ज्यादा ग्रोथ है। हमने अगर जमीन की रेट अगर देख लिए कि लास्ट साल में जमीन का क्या रेट थे, ये साल क्या है, नंबर 2 पे जो चल रहे हैं। सफेद व्यवस्था में पैसा है ही नहीं, ऊपर नीचे पैसा है सब। देश का टैलेंट यहां सब जा रहा है। हमें आज की अर्थव्यवस्था देश की इस तरह की दिख रही है। आपको क्या लग रहा है? बहुत एग्जैगरेशन दिखाया है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा आपको मानना है क्या? आप जरूर बताइए, आपको क्या लगता है? सही स्थिति है। सही। इसमें कुछ कमतरता है क्या? अगर ये बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट। ये दोनों लीकेज जब हम बंद करेंगे, काले पैसे का और करप्शन का, तो ये दोनों पॉइंट बनेंगे नहीं ये पैरेलल इकोनॉमी के। ये दो नहीं बनेंगे तो नीचे अंडरग्राउंड इकोनॉमी आएगी कहां से? वो नहीं रहेगा तो ये बड़ा चेहरा आएगा कहां से? अगर ये लीकेज होंगे नहीं तो ये पानी पूरा ऊपर चला जाएगा, टाकी में भर जाएगा, तो टैंकर की जरूरत ही नहीं लगेगी। और ये टाकी भर जाएगी तो आम आदमी आखिरी छोर पे खड़ा है। और ये इलेक्शन जो है, इसके लिए नई कनेक्शन तो हम दे पाएंगे ही नहीं। भरी टाकी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली टाकी की तो प्रॉब्लम है सब। अब हम सब जानते हैं कि हमारे अपार्टमेंट में अगर ऊपर वाली टाकी में पानी नहीं होता तो हमारा सेक्रेटरी कहने लगता है कि पानी अभी कम यूज करना, पानी का रेशनिंग शुरू हो गया। ये रेशनिंग को ही आरक्षण बोलते हैं। फिर आरक्षण किसको देना चाहिए, कौन सी जात को, कौन सी धर्म को, यहां से झगड़े शुरू होने लगते हैं और यहां से पॉलिटिक्स उभर के आता है। आरक्षण का एक ही कारण होता है, वो होता है कमतरता। रिजर्वेशन का एक ही रीजन है, इसके सिवा कुछ है नहीं। स्कैरसिटी इज द ओनली रीजन फॉर रिजर्वेशन। 8 पैसेंजर है और 10 सीट खाली है, आरक्षण की जरूरत है क्या? और उल्टा है, 10 पैसेंजर है और 8 नहीं 5 सीट है, आरक्षण के सिवा आप प्रवास कर सकते हो क्या? कमतरता आएगी तो आरक्षण आएगा, आरक्षण आएगा तो डिस्क्रिमिनेशन आएगा, डिस्क्रिमिनेशन आएगा तो देश टूटेगा। अगर हमें आरक्षण से रास्ता चाहिए तो ये टाकी भरनी चाहिए। समृद्धि ही सिर्फ सॉल्यूशन है, उसके सिवा सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। हर एक को जो चाहिए वो अगर करियर मिलने लगा, जो कॉलेज पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने को मिल जाएगा, हर एक को जो चाहिए उसको जॉब मिलने लगेगा, तो कौन आरक्षण के लिए फाइट करेगा? हमारे देश में ये नहीं है क्योंकि यहां लीकेजेस है। अगर इसको बदलना है तो ये लीकेज दोनों तरफ से सील करने पड़ेंगे। अगर हमें ब्लैक मनी को रोकना है तो ब्लैक मनी का कैरेक्टर है अनअकाउंटेबिलिटी। हमें अकाउंटेबल टैक्सेशन लाना पड़ेगा, अकाउंटेबल। और दूसरी तरफ करप्शन रोकना है तो हमें ट्रेसेबल या ट्रैकेबल ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, ट्रांसपेरेंट। नोटबंदी से अभी ये हो रहा है। आज गवर्नमेंट बोल रही कि 2 लाख अकाउंट हमारे राडार पे आ गए। जो बोरियों में पैसा पड़ा था अभी बैंक अकाउंट में आ गए हैं। बोरियों का पैसा किसके समझ में आ रहा था? कौन समझा पा रहा था उसको कितना है? अब उसकी अकाउंटेबिलिटी आ गई है। अब इसकी इंक्वायरी तो शुरू हो ही सकती है अगर गवर्नमेंट चाहिए तो, कि उसके ट्रेल मिल गए अभी, कौन से आदमी से आए, कौन से अकाउंट पे आए, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये जो नोटबंदी के बारे में बार बार पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है क्या, ऐसा नहीं होता। भ्रष्टाचार की निर्मूलन की प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। अभी उसके फुटप्रिंट मिलने लगे हैं। इतने दिन तो उसके फुटप्रिंट ही नहीं मिलते थे, अभी मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज जो है, इतना पैसा पूरा बैंक अकाउंट में आ रहा है, अभी इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, इससे और आने वाले हैं।
हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बहुत कम हो गई, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कम नहीं कर दी। पेट्रोल के भाव तो वही के वही रह गए, डीजल के वही रह गए। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया? पहले जो गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ गया था, फिस्कल डेफिसिट, उसको रिकवर कर दिया गवर्नमेंट ने। वो करना जरूरी था, नहीं तो पहला खर्चा किसके सर पे डालते थे? सरकार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नए खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हमने पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद कम नहीं कर दी, क्योंकि सरकार के कूट टाकी में पानी नहीं है, आम आदमी के लिए रास्ते बनाने हैं। सरकार को किसानों की जो कर्जे माफ करने लाएंगे कहां से? वैसे अभी बैंक कर रही है। बैंक पे इतना पैसा बावजूद जाने के बावजूद इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रही उस मात्रा में, इसलिए क्योंकि एनपीए की जो खर्चे बैंक के बढ़े हैं उसको अभी कंट्रोल कर रही इसी पैसे से। हम सब लोग जानते हैं, जो कोई आंकड़े डाल के आप इलेक्ट्रिसिटी लेते, आपको मालूम है ना, झुग्गी झोपड़ियों में चोरी होती है, उनसे तो पैसा ले नहीं सकती इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वो पैसा लेती कहां से? जिनके पास मीटर है उनके पास से। जो एनपीए के जो खर्चे हैं वो वहीं से जाएंगे इंटरेस्ट रेट से, जो उसको सूद के साथ वापस कर रहा है। आंकड़े वाले की ताकत जब तक कम नहीं होगी तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम नहीं होने वाले, वैसे एनपीए कम नहीं होने वाले तब तक हमारे इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं होने वाले। ये लीकेज को कंट्रोल करना है। अगर ये चीज आप बदलेंगे कैसे, या अकाउंटेबल टैक्सेशन होगा कैसे, ट्रेसेबल ट्रांजैक्शन बनेगा कैसे? जैसे जैसे हम बैंक की तरफ मुड़ने लगेंगे तो ट्रांसपेरेंसी आ ही जाएगी। अभी अकाउंटेबल टैक्सेशन कैसा है? अब तक दुनिया ने सिर्फ 3 सत्य मान चुके हैं, इनएविटेबल ट्रुथ। 3 ही सत्य दुनिया ने माने हैं फिजिकल वर्ल्ड में। पहला है मृत्यु, डेथ, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल। दूसरा है चेंज, बदलाव को आप रोक नहीं सकते। और तीसरा है टैक्स, टैक्स को आप खत्म नहीं कर सकते। पहला है मृत्यु, दूसरा है बदलाव और तीसरा है टैक्स। क्योंकि आदमी की सोसाइटी रहेगी तो गवर्नेंस तो रहेगा ही, गवर्नेंस रहेगा तो आपसे वो रिसोर्स लेगा ही आपके प्रोटेक्शन के लिए। इसी को टैक्स बोला जाता है। अब तक दुनिया में सिर्फ 3 टैक्स के मॉडल आए हैं, सिर्फ 3। चौथा मॉडल अभी तक किसी के पास नहीं है। पहला मॉडल दिया है वो कुरान ने दिया है, शरिया कोड जिसको बोलते हैं। यहां टैक्स दिया जाता है, लिया नहीं जाता। लोग डिवाइन कंट्रीब्यूशन बोल के देते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे दिया है तो मुझे देना पड़ेगा। ये कंट्रीब्यूशन होता है, डिवाइन कंट्रीब्यूशन। ये सबसे पाक और सबसे अच्छा तरीका है ये टैक्सेशन का, जिसको ज़कात कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2% लोगों का है कि जो दैवी ऊंचाई तक पहुंचे, एनलाइटेंड लोग ही दे सकते हैं वो। उनको कोई कानून की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो देना ही, ये कंट्रीब्यूशन है उनका। दूसरा है पिनल कोड। आज पूरी दुनिया ये पिनल कोड पे ही टैक्सेशन की सिस्टम चलाती है। ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, अगर आप नहीं देंगे तो आपसे डंडा मार के लिया जाएगा, पनिश करके आपको लिया जाएगा। यह है दानवी टैक्सेशन सिस्टम। पहला है दैवी, दूसरा है दानवी और तीसरा है मानवी, जिसको आर्य चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, अर्थ क्रांति कोड। चाणक्य ने टैक्स के बारे में क्या कहा है, टैक्स कैसा होना चाहिए? जैसी एक मधुमक्खी एक फूल से शहद लेती है, फूल को तकलीफ नहीं देती, उसको त्रास नहीं देती, त्रासदी नहीं देती, लेकिन उसी वक्त फूल का पॉलिनेशन करती है, यानी वो एक्सचेंज होता है। वो कंप्लायंस नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, वो एक्सचेंज है, म्यूचुअली बेनिफिटेड एक्सचेंज। और ये मानवी है। आदमी एक्सचेंज के लिए तैयारी होता है क्योंकि सोसाइटी उसी के ऊपर चलती है। और ये है 96% जो है वो आर्य चाणक्य का कोड है, मानवी प्रवृत्ति से बिल्कुल जुड़ने वाला। दुनिया में अब हम देख रहे हैं कि पूरी आज जो पैराडाइज पेपर आ गए ना, दुनिया के सभी बड़े बड़े लोगों का पैसा उसमें, अमेरिकन है, यूरोपियन है, रशियन है, चाइनीज है, सबके नाम है उसके ऊपर। क्योंकि दुनिया की प्रवृत्ति है टैक्स को अवॉइड करने की, क्योंकि वो कंप्लायंस है।
हम ऐसा एक टैक्सेशन सिस्टम प्रपोज करने जा रहे हैं जिसको कोई अवॉइड कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं सकता, करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा कौन सा टैक्सेशन होता है जो चाणक्य ने कहा है? और एक्सचेंज का मॉडल मैं आपके सामने रखता हूं। क्या बात है? प्रस्ताव अर्थ क्रांति की सिर्फ 5 पॉइंट है। इसमें एक भी आदमी टैक्स अवॉइड करने का सोचेगा भी नहीं। क्यों? तो ये देखो, हमारा पहला प्रस्ताव है अभी के टैक्सेशन को पूरी तरह से निकाल दो। ना प्रत्यक्ष कर रहेगा, ना अप्रत्यक्ष कर रहेगा आपके ऊपर, ना इनकम टैक्स रहेगा, ना जीएसटी रहेगा, कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। लोकल बॉडी का नहीं, स्टेट का नहीं, सेंट्रल का नहीं, एक भी टैक्स आपको नहीं देना है। सरकार सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी लेगी। इंपोर्ट ड्यूटी ये सरकार के रेवेन्यू के लिए नहीं होती, वो इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस के लिए होती है। एंटी डंपिंग बोल के यूज कर सकते हैं। नहीं तो कल ऐसा होगा कि चाइना सस्ती चीजें भारत में डालेगा तो यहां तो उद्योग मर जाएगा, यहां का किसान मर जाएगा। वहां की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के हमारे देश के व्यापार को बचाया जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी छोड़ के देश में एक भी टैक्स नहीं रहेगा तो सरकार कैसे चलेगी? बैंक के हर ट्रांजैक्शन पे कुछ % सरकार काट लेगी। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंक के सिवा और कहीं, सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा और कहीं भी नहीं। वो टैक्स कितना रहेगा? उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे 2%। सरकार हमसे कितना % टैक्स ले सकती है? सरकार हमसे 100% टैक्स ले सकती है, लेकिन सरकार खर्चे से 1 रुपया भी ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती। हम आम लोगों का जो बजट होता है सरकार छोड़ के, कोई भी कंपनी हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, उसका बजट ऐसा होता है हमारे उत्पन्न के हिसाब से, यानी हमारी इनकम के हिसाब से हमारे एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग। अगर एक्सपेंडिचर के लिए पैसा या रिसोर्स कम पड़ गए तो हम कुछ बारो करते हैं, नहीं तो घर की कोई चीज बेचते हैं, रिसोर्स खड़ा करते हैं। खर्चा करने के बावजूद हमारे पास कुछ पैसा बच गया तो हम इसको इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो नई चीजें परचेस करते हैं। यह होती है आम आदमी का या संस्था का बजट। सरकार का बजट एग्जैक्टली उल्टा होता है, एग्जैक्टली उल्टा। सरकार के बजट में पहले खर्चे निकाले जाते हैं कि हमें क्या खर्चा करना है, पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल मिलता है सरकार को, ये आप करना है, यानी देश में उसको स्वीकार करता है। उसके बाद में उसकी आय यानी टैक्सेशन के प्लान निकाली जाती है, हम यहां से पैसा ले लेंगे। सरकार कितना भी टैक्स लगा सकती है लेकिन खर्चे से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं ले सकती। हो गया? तो ये 2% जो है वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं। हर ट्रांजैक्शन में बैंक कुछ पैसे काट लेगी, ट्रांजैक्शन पे ही वो टैक्स रहेगा। वो कैसा रहेगा? दिस डिडक्शन इज टू बी इफेक्टेड ऑन क्रेडिट अकाउंट ओनली। जो अकाउंट पे पैसा आएगा उसको टैक्स लगेगा, देने वाले को नहीं। सर जी ने मुझे 100 रुपए का चेक दिया, मैंने बैंक में डाला, मेरे अकाउंट पे 98 रुपए आ गए। देने वाले के अकाउंट से 100 रुपए गए, उनको टैक्स नहीं, लेने वाले को। मैंने आगे दे दिए तो उसको टैक्स, मुझे नहीं, लेने वाले को टैक्स। अभी ये 2 रुपए जो काट लेगी बैंक, मिसाल के तौर पे 2 रुपए, उसमें 70 पैसे समझो दिल्ली चले जाएंगे, देश का टैक्स मैंने दे दिया। 60 पैसे भोपाल में आ जाएंगे, प्रदेश का टैक्स मेरा हो गया। और 35 पैसे भोपाल कारपोरेशन को आ जाएंगे, लोकल बॉडी टैक्स। अभी तीनों संस्थानों के हो गए, राज्य के हो गए, सेंट्रल के हो गए, स्थानिक प्रशासन। हर ट्रांजैक्शन में गांव का पहला पैसा गांव में रहेगा। आज हमारे सेंट्रल टैक्सेशन जो है, जीएसटी और इनकम टैक्स सभी पहला जाता है सेंट्रल कमेटी को, फिर वहां से ट्रिकल डाउन से आता है, उसमें करप्शन होता है, गांव में पैसा आता नहीं, गांव के हिसाब से आता ही नहीं है। यहां यह होगा कि गांव का पहला पैसा गांव में रहेगा, बाद का ऊपर चला जाएगा, उल्टा फाउंटेन थ्योरी रहेगी। अभी ये सब चलाने के लिए बैंक कैसा कर पाएगी? तो सब ट्रांजैक्शन में बैंक को भी कुछ कमीशन मिलेगा।
आज बैंक सिर्फ सूद पे चलती है, इंटरेस्ट पे। ये बैंक के लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्स होगा। पैसा घूमेगा तो बैंक के पास पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन पे बैंक को पैसा मिलेगा। इस वजह से बैंक की इंटरेस्ट रेट और नीचे आएंगे, गरीब लोगों को सस्ते में और लोन मिलेगा, इससे कैपिटल का सपोर्ट मिलेगा, तो डिमांड आएगी मार्केट में। कैश ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं होगा। आप कैश में कितना भी व्यवहार करो, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा, क्योंकि वैसे भी आपसे वसूला नहीं जा सकता कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसको समझेगा, तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। लेकिन 50 के ऊपर की नोट चली जाएगी, एक ही स्ट्रोक में नहीं, जो मोदी जी ने किया, ऐसा हमने नहीं कहा था। हमने कहा था पहले 1000 की नोट सिर्फ निकाल दो, 500 की बढ़ाओ। 6 महीना 1 साल के बाद में लोगों को बता कि अभी 500 की भी नोट निकाल दो और 200 की इंट्रोड्यूस करो। तभी 200 की 100 की बढ़ाओ। 100 1 साल 2 साल के बाद में वो 200 की भी 500 की निकाल दो, 200 की और बढ़ाओ, 3 साल के बाद 200 की निकाल दो। तब तो ये आपके पेटीएम की इंस्ट्रूमेंट जो है, भीम ऐप है, वो आपके हाथ में आ जाएंगे। डिजिटल इकोनॉमी का स्प्रेड बढ़ेगा। अगर सिर्फ 1000 की नोट निकाली होती अगर मोदी गवर्नमेंट ने, तो सिर्फ 35% की वैल्यू निकाली जाती। ये सरकार ने 500 और 1000 की नोट निकाल के 86% की वैल्यू निकाल दी पूरी। अगर इतना बड़ा एक बिल्कुल आ जाएगा तो ये इकोनॉमी मर ही जाती पहले दिन। इसके लिए उनको 2000 की नोट लानी पड़ेगी। अगर ये सामने का बड़ा रास्ता है आपका, ये नेशनल हाईवे, आपको उसको रिपेयर करना है, आपने एक ही स्ट्रोक में पूरा खोद डाला। अभी ट्रैफिक को तो आप रोक नहीं सकते, आपको डायवर्शन तो देना ही पड़ेगा ना, इतना बड़ा। अगर आप टप्पे टप्पे से काट लेते तो डायवर्शन की जरूरत नहीं होती। ये 2000 की नोट डायवर्शन के स्वरूप में लानी पड़ी गवर्नमेंट को। और हम सब जानते हैं कि अभी नए 200 2000 की नोट में कितनी जाली नोट अभी तक पकड़ी गई है। जो नोट इंट्रोड्यूस करके अभी 1 साल भी नहीं हुआ तो उसमें इतनी जाली नोट मिल रही है। तो ये पुरानी 500 और 1000 जो 15 साल चल रही थी, उसमें कितनी जाली नोट होंगी, कौन बता सकता है? मुझे बोलो, कोई बता सकता है? ये सब चिल्ला रहे हैं कि 99% वापिस आ गई, तो काला पैसा गया कहां से? ये करोड़ों की जाली नोट बैंक में आए, मगर ही वहां के वहां लोगों ने जला दी जो एंटी नेशनल थे। वो जो बैंक में कैसे लाएंगे उसको? लेकिन हमारे देश में बहस तो किसी भी बात पे चलती है। 99% आ गए तो काला पैसा गया कहां से? ये सिर्फ काले पैसे के लिए था ही नहीं, ये जाली पैसे के लिए भी था। और दूसरा, काला पैसा आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि अभी ये अकाउंट में आ गया है। अभी ये जो अकाउंट पे जो आ गए ना, ये सभी कंपनियां आज ही बता रहे हैं कि 50,000 कंपनी के ऊपर आ रही है। 4000 कंपनी के तो नाम भी उन्होंने ये कर दिया। इनसे आप टैक्स वसूला जाएगा, भैया आपके अकाउंट पे ये पैसा आएगा। अभी अकाउंटेबल हो गया है, इसलिए वो काला नहीं रह गया, अभी वो सफेद हो गया। अगर उन्होंने टैक्स नहीं भरा तो ये पूरा पैसा सरकार का रहेगा। अभी आपको ये गलत लगता है क्या? सरकार ने किया, करना ही पड़ता है। लेकिन ये चिल्लाहट तो ऐसी कि 99% पर वापिस आ गया। कोई रिजर्व बैंक 99% ऐसी फिगर नहीं देती। रिजर्व बैंक फिगर देती थी, हमने इतना पैसा डाला है और इतना पैसा वापिस आ गया। इन लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया 99% वापिस आ गया। ऐसा नहीं होता। जाली पैसा बाहर के बाहर खत्म हो गया। अभी ये 50 के ऊपर की नोट आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। तो कल अगर पाकिस्तान को जाली नोट डालनी है भारत में, तो वो रेल से डालनी पड़ेगी। 50 की नोटों में आप कितनी साइज में कितना करोगे? इतना आसान नहीं होता। वो कैरी करना और ये करना आसान होता ही नहीं है। और आखिरी जो बात कही हमने कि सरकार ने ऐसा करना चाहिए कि विशिष्ट मर्यादा के बाहर की आपकी जो कैश की जो ट्रांजैक्शन है, उसको आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यानी उसका ना तो इलीगल स्टेटस रहेगा, ना तो लीगल रहेगा। आपके रिस्क पे आपको करना है तो करो। 50 के नोट में अगर मैंने ये 5000 की चीज परचेस की है, 2000 की लिमिट है सरकार की, इसके ऊपर आपको सपोर्ट नहीं होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे गारंटी वारंटी मिलेगी नहीं इसकी। 2% बचाने के लिए अगर मैं ये कर रहा हूं तो भाई ये रिस्क भी तू ही ले ले।
जैसे विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी चला सकते हैं क्या? चला ही सकते हैं, लाइसेंस थोड़ी गाड़ी चलाता है, गाड़ी तो हम ही चलाते हैं ना। लेकिन एक्सीडेंट हो जाएगा तो सभी जिम्मेदारी हम पे आएगी ना। इंश्योरेंस को छोड़ दो, वो सामने वाला जो कंपेंसेशन मांगेगा वो भी आपको ही देना पड़ेगा। कौन ये रिस्क लेगा 2% बचाने के लिए, मुझे बोलो। अब ये है चाणक्य की अर्थनीति। अगर आपको क्रेडिट चाहिए किसी भी चीज के लिए, मकान के लिए, व्हीकल के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, खेती के लिए, उसकी सिवा तो अभी जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो आपको बैंक के पास जाना ही पड़ेगा, बैंक के ट्रांजैक्शन आपको करने ही पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन हो गए तो बैंक से वो आपका जो टैक्स है वो काट के आपके अकाउंट पे पैसे डालेंगे। सरकार को टैक्स मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा और बैंक को कमीशन मिलेगा। विन विन विन। आप टैक्स का शहद दोगे तो पॉलिनेशन यानी क्रेडिट का आपको मिलेगा पॉलिनेशन। आपको क्रेडिट नहीं चाहिए तो आप कैश में चली जाए, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं है। लेकिन ना तो आपका मकान होगा, ना तो आपका व्हीकल होगा, ना तो आपके बच्चे की पढ़ाई होगी। ये कौन अवॉइड करेगा, मुझे बोलो। कैश में करोगे तो वैसे भी टैक्स है ही नहीं। ये दुनिया का मॉडल आपके सामने हमने रखा है, जो चाणक्य से लिया है। चाणक्य स्कूल ऑफ थॉट, नॉट एज अ पर्सन। चाणक्य नॉट एज अ पर्सन, पर्सनैलिटी। और ये दुनिया का मॉडल बनने जा रहा है, शाश्वत। हमने ये सरकार के सामने रखा है। लोग बोलेंगे हम ना 2% के लिए हम सोने में से देंगे, किसमें से भी दो ना, आपको तो टैक्स है ही नहीं। आप कैश में देंगे तो भी टैक्स नहीं है ना। 2% बचाने के लिए अगर इतनी कोशिश कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन तो कुछ नहीं मिलने वाला है, क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं। आज हम सब जानते हैं कि अगर हमें बैंक से ज्यादा कर्जा उठाना है तो हम इनकम टैक्स का ज्यादा का रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसी से हमारी क्रेडिट हिस्ट्री एस्टेब्लिश होती है कि भाई इसका इनकम इतना है। अभी आपका लोन तो ट्रांजैक्शन की कैपेसिटी भी मिलने वाला है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन बैंक से करोगे ना। अगर ज्यादा क्रेडिट चाहिए तो उतना ही ज्यादा टैक्स बैंक सरकार को ऑटोमेटिक जाएगा। यह भारत का भविष्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। यहां टैक्स की चोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके अकाउंट पे पैसा टैक्स भर के आने वाला है। अभी आपको तो भरना ही नहीं है पैसा। अकाउंट में आने के बाद देना है तो चोरी कर सकते हो। हमने ये रखा है देश के सामने, और हम ये चाहते हैं कि एक संपन्न भारत बने। इसके में आगे की थोड़ी सी एक राय इसके सामने हम जोड़ रहे हैं। आज हमारी नई युवा जो पीढ़ी है, अभी वो ग्लोबिजन हो गई है, अभी वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ गई है। दुनिया अभी एक पूरा ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें लोकल से लेके ग्लोबल का कनेक्ट बनाना है। हमारे 2 इश्यू ऐसे हैं कि जिसने हमें ग्लोबिजन बनाया। एक है ग्लोबल टेररिज्म और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारे घर में आ गए दोनों। अभी इसे बचाने के लिए हमें ग्लोबल गवर्नमेंट की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट के लिए हम इसको साथ बोल रहे हैं कि है हम पहले हमारा कर्तव्य करेंगे। दुनिया में एक भी भूखा नहीं सोएगा। उसका मैकेनिज्म हम दे रहे हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन से पैसे निकालो, 0.1%, 0.2%, दुनिया के हर आदमी को खाना खिलाओ। यह कोई एहसान की चीज नहीं, कोई ऋण की चीज नहीं है, यह हमारे दायित्व की बात है। और यहां से बनेगा 750 करोड़ का परिवार। और यही रास्ता सिर्फ एक है, धर्म से एक देश, एक दुनिया करने की कोशिश हो रही है। इसी जैसे लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक धर्म की दुनिया हो, नहीं हो रही है। वहां से सिर्फ आतंक निकल के आया। लेकिन अर्थशास्त्र चाणक्य पूरी दुनिया को एक बना सकता है, परिवार बना सकता है। हम बड़े भाई का दायित्व निभाएंगे। यही होगा वसुधैव कुटुंबकम। अर्थशास्त्र से आया, चाणक्य नीति से आया। आपने मुझे इतना सुना, मेरे बोरियत के साथ
मैं सिर्फ आपको धन्यवाद दे सकता हूं, दिल से धन्यवाद। एक छोटी सी विनती, अगर किसी को इसमें कुछ लिटरेचर चाहिए तो कुछ किताबें रखी है, हिंदी और अंग्रेजी में है। अगर आपके पास 50 रुपए ये संस्था के लिए कंट्रीब्यूशन करने की अगर आपकी इच्छा है तो जरूर देना, नहीं तो किताबें फ्री में भी है, दे सकते तो 50 रुपए जरूर देना। ये कोई सेलिंग प्राइस नहीं है, हम किताबें देहातों में फ्री में ही देते हैं। अगर आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो 50 रुपए जरूर देना। किताबें दोनों है, अंग्रेजी और हिंदी में रखे हैं। प्लीज प्रश्नोत्तर करेंगे क्या? थोड़ा सा जरूर करना। 15 मिनट कर नहीं 5-7 मिनट में अगर कुछ चलेगा। हाँ। कुछ भी क्या थोड़ा समय में, इसलिए आपने माइक अलग दी है, लेकिन हम आप दूसरी आपने स्कर्ट कर दिया, यू डाइवर्टेड फ्रॉम योर मेन टॉपिक। पहला टॉपिक आपका कहना था तो इलेक्शन का जो आपने कहा था ना, वोटिंग, तो उसके लिए वोट जो है वो सिस्टम तो आपने उसकी बात खत्म ही कर दी भाई। इलेक्शन तो वोट करके जो ला रहे हैं और वोट बता नहीं रहे कहाँ से आ रहे हैं, आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया। और अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर से नीचे सारी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और इलेक्शन यही होना है। आप कितनी भी बातें करते जाइए, अपनी नई नई थ्योरी देते जाइए, उससे कुछ होना नहीं है। आपके गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन को मैं समझता हूँ। कोई गुस्सा आपको मैं बता ही रहा हूँ ना, अभी आप कुछ तरह सुन भी लीजिए, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं। आप जैसे भारतीयों का फ्रस्ट्रेशन सुनते यहाँ तक आए, और इसीलिए तो ये रास्ता बनाया कि नोट नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए, और टाकी भरेगी तो बजटरी प्रोविजन होगा, इसीलिए तो कहा है। आपने उतना ही सुना नहीं, बाकी तो सब बातें अपनी सुनी। सरकार के टाकी में नहीं जाएगा तो नहीं होने वाला ये चीज, और वो तब तक नहीं होगी जब तक नोट है, क्योंकि आप टैक्स देगी कैसे? वो ऑफिसर आ गए तो उसको तो मैं नोट देता हूं, टाकी तक पहुंचता ही नहीं वो। आपने सुना नहीं, वो छोड़ दो। नहीं तो लेकिन उतना ही स्किप कर रहे हैं जितना जरूरी था। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूं। हमने सबने पा लिया, समझ लिया कि हमारी जो राजनीति है वो गंदी हो गई है। हमने तो सब समझ ही लिया, क्योंकि वो काले पैसे पे चल रही है, हमने वही दिखाया आपको। ये दोनों पॉइंट जब तक नहीं निकलेंगे तब तक अंडरग्राउंड इकोनॉमी क्लीन नहीं हो सकती, और वो दोनों से आती है, एक भ्रष्टाचार और दूसरा काला पैसा। इसीलिए हमने 10 बार पूछा था ये चित्र कैसे करेक्ट किया जाए। ये पहली बार ऐसा होता है कि आपने नोटबंदी के बाद में देखा नहीं है कितने राजनीतियों की अभी ये हो रही है। आपने मायावती का नाम सुना ही है, क्या हो गया उनके पर। अभी एक की नहीं मैं बता रहा हूं, आज के बीजेपी के ऐसे बड़े बड़े लोगों की ये हो रही है खस्ता हालत की, वो दिखा नहीं पा रहे कि उनकी क्या हालत है, क्योंकि काले पैसे पे सबसे बड़ी खड़ी थी वो राजनीतिक पार्टियां। हम उसका क्लिंचिंग देख रहे हैं, अभी इतनी जल्दी भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि दवा देने के बाद दूसरे क्षण में वो उठने नाचने नहीं लगेगा पेशेंट। बीमारी तो बहुत संगीन है, बहुत पुरानी है, अभी तो शुरुआत हो गई प्रक्रिया की। अभी आरटीआई आ गया है, अभी ये जन लोकपाल की बात तो इतने सालों से आम आदमी पार्टी कर रही है ना। ये सभी मिलके दवा बनेगी, और हमें फ्रस्ट्रेट होकर नहीं चलेगा। ये जो युवा है ना भारत के, उनके लिए हम जैसे अभी जो सीनियर सिटीजन है ना, उनको उनके पीठ पे रख के भाई ये लड़ाई हमें लड़नी है। आज भारत की औसतन जो ये है एज है वो 70 साल की है। हमारा स्टेक खत्म हो गया, अभी इतना सा बचा है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन से नहीं, हम उसके सामने सॉल्यूशन रख रहे हैं कि ये करना पड़ेगा। आपको नोटबंदी उसके साथ में नहीं लग रही तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहस होने लगती है, कोई बहस नहीं कर रहा। एक मिनट आप चुप रहिए, मेरी बात करिए। एक बात कह रहा हूं मैं आपसे साहब, हम लोग बार बार पूरे पेपरों में आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये बता दें कि इनका सोर्स ऑफ इनकम वो विषय की बात हम करें, हमने बोला ना, वो बता नहीं सकते, अंडरग्राउंड इकोनॉमी पे है वो। अगर हम नहीं समझ, देखो हमें उनको एक्सपोज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सॉल्यूशन में नहीं। एक मिनट मैं इनको क्लियर करता हूं, हमें किसी को एक्सपोज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है।
हमें इसके सिवा और कोई इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट हमें। हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है वो, किसी को एक्सपोज करना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हमें सॉल्यूशन चाहिए। प्लीज ये बताएं सर, अगर ये नोटबंदी अभी नहीं होती और सपोज आज से 10 साल बाद होती तो भारत देश का क्या सिनारियो होता विश्व पटल में, जो विश्व के जो सारे देश हैं उस समय में और आज में? सर जी, हमारा क्वेश्चन आपके उद्देश्य से है। नहीं, ये इन्होंने जो सवाल पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा इसको नहीं पहले इनका, क्योंकि इसमें शायद बहुत सी चीज आएगी। नहीं, एक मिनट काफी हो गया, क्योंकि आपने बड़ा सवाल पूछा है और सीरियस भी है। अमेरिका में 2008 में जैसे एक मंदी आई थी, वहां क्रेडिट बबल तैयार हो गया था, उसको सब प्राइम क्राइसिस का। जैसे अमेरिका में क्रेडिट का बबल तैयार हो गया था, या भारत में कैश का बबल तैयार हो गया, लेकिन वो श्रिंक हो गया था। अभी उल्टा कैसा है देखो, इसमें अमेरिका ने बैंकिंग ने इतना ओवर क्रेडिट कर दिया था कि हर आदमी अभी वो डूबने लगा। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अमेरिकन सिस्टम को, यानी बैंकिंग सिस्टम को पूरा सपोर्ट कर दिया। आम आदमी बच गया क्योंकि उन्होंने सिस्टम को बचाया। भारत में क्या हो गया था, ये डेफिसिट की वजह से नोट छपवाती गई गवर्नमेंट, हर आदमी की जेब में गई। और उससे क्या हो गया कि आदमी जब लैंड परचेस करने लगा, जो कुछ परचेस करने लगा, उसने रजिस्ट्री की वैल्यू कम कर दी। कि सामने वाले ने बोला अगर मैं फ्लैट लेने जा रहा हूं तो सामने वाला बोल रहा है कि मुझे 50% इसमें और 50 कैश में चाहिए, मुझे तो फ्लैट की जरूरत थी। अभी प्रॉब्लम यह आ गया कि मेरी नोट जो मेरे पास आ गई और मेरे पास से चली गई, वो मैं बता ही नहीं सकता कि मैं इसका विक्टिम हो गया है या मैं उसका कल्प्रिट है। यहां का कोई आदमी नहीं बता सकता कि मेरी नोट कहां गई है, बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये नोट अगर मैं बोलने लगा कि मेरी ये नोट गई है, पहला पूछा जाएगा इनकम टैक्स भरा था क्या, दूसरा ये रजिस्ट्री तूने कितनी की थी, मैं कैसे बोल सकता हूं। भारत में यह बबल फूटने से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो गई है, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक्सपोज हो गया टैक्स एविडेंस में। दुनिया में, अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका में सिर्फ बैंक एक्सपोज हो गई थी और गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्ट किया। आज सरकार सामने भी आएगी और पूछेगी आपको बोला कितना आपका लॉस हो गया, आप बता ही नहीं सकते ना कि मेरा 1 करोड़ का, तो फिर इनकम टैक्स भरा था क्या? कौन बोलेगा आखिर नहीं भरा था। अगर हमें ये करना था तो ये, अगर आप 8 साल 10 साल की बात करते तो भारत डूब जाता। फेक करेंसी की वजह से और टेररिज्म से भारत का रहता ही नहीं था। भारत ग्रीक का कुछ हालत, ग्रीक नहीं, सोवियत यूनियन जैसे हाल होते हैं। देखो, जो समय के पहले होता है उसको ऑपरेशन कहा जाता है, समय के बाद होता है उसको पोस्टमार्टम कहा जाता है। ये ऑपरेशन बहुत बहुत धन्यवाद अनिल वोकिल जी। मैं सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अध्यक्षीय उद्बोधन अपना देने का कष्ट करें। अनिल। सभी आमंत्रित अतिथिगण, मित्रों, भाइयों बहनों, मुझे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। अपने अल्प ज्ञान से मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो बृहद जानकारी है वो वोकिल जी द्वारा दी जा चुकी है और आप भी ज्ञानवान हैं। तो विश्व के जो शक्तिशाली राष्ट्र जिनको हम बोलते हैं सुपर पावर्स, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी शक्तिशाली है और सतत विकासशील है, ग्रोइंग है। बिना शक्तिशाली और ग्रोइंग इकोनॉमी के बगैर सुपर पावर की कल्पना भी बेकार है। आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो 18.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। चाइना की जो इकोनॉमी का साइज है वो 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया की जो इकोनॉमी का साइज है वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के बेस पे देखें, और यदि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखते हैं तो 3री। अब ये जो इकोनॉमी का साइज है, यदि ये मैनेजमेंट प्रॉपर किया जाता पिछले 60-70 सालों में, तो अर्थव्यवस्था ये 5 से 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो सकती। जो मेन पॉइंट्स जिनमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं जिनके कारण आपस में कोरिलेटेड हैं ये प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम और एक ही वो नहीं है। सबसे पहले मैं लूँगा लो कैपिटल फॉर्मेशन।
लो कैपिटल फॉर्मेशन की जो वजह है वो है हाई इंटरेस्ट रेट, हाई टैक्स रेट, लो डिस्पोजेबल इनकम और लो जीडीपी। इसके अलावा जो पूंजी मिलना चाहिए उद्योगों के लिए, वो गवर्नमेंट का फोकस मोर ऑन रेगुलेशन, उनका फोकस रेगुलेशन पे ज़्यादा है, बजाय इसके कि कैपिटल मार्केट में पैसा रेज हो रहा है कि नहीं, उद्योग धंधों के लिए पैसा मिल रहा है कि नहीं। हाई इंटरेस्ट रेट, आज 2% ब्याज बताया, जो ग्रोइंग या विकासशील देश हैं या जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ 2% इंटरेस्ट रेट है। हमारे यहाँ 12%, 10%, 11% इंटरेस्ट रेट है। तो नेचुरली हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो जीडीपी है, वो कम हो जाता है। हाई टैक्स रेट है हमारे यहाँ, उसका सेम इफेक्ट है। इसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, वो विकास के जितने भी प्रयास हो रहे हैं उसको बेकार कर रही है और कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को भी अफेक्ट कर रही है। गांव से शहर माइग्रेशन बढ़ गया है और वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा रहा है, क्योंकि गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। लो पर कैपिटा इनकम है हमारे यहाँ, लो कंट्री जीडीपी उसी का परिणाम है, क्योंकि जो आय के स्रोत हैं वो हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी, मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, सीमांत हमारी भूमि है, और प्रोडक्टिविटी लो है, सबसे बड़ी बात है। एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है हमारा, और लेकिन लो प्रोडक्टिविटी है। लो प्रोडक्टिविटी होने के कारण जो किसानों की इनकम है वो बहुत कम है, और उसमें जो झगड़ा है जीएमओ नॉन जीएमओ, मतलब बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मिक्स इकोनॉमी है हमारी, क्योंकि सारे जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर एक साथ में काम कर रहा है, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ इनोवेशन है। अभी बताया कि वहाँ इनोवेशन क्यों हो गया, आपने बताया वोकल जी ने कि वहाँ दिमाग पे काम हुआ, हमारे यहाँ दिल से काम हुआ, तो उन लोगों ने इनोवेट करते चले गए। और हमारे यहाँ इनोवेशन, आज भारतीय कंपनियां इनोवेशन पे सबसे कम खर्च करती हैं यदि आप वर्ल्ड में कंपेयर करेंगे। हाई ग्रोथ रेट हमें चाहिए 7 से 8% का। चाइना को हमको पीछे छोड़ना है, 2025 तक हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। सुधारों की ज़रूरत है, जो वोकल जी ने बताए हैं उसमें से जो सुधार जो मेन उनका था, वो चुनाव के पहले भी वो जो आ गया था कि सारे टैक्स खत्म करके और एक टैक्स होना चाहिए। वन टैक्स वन नेशन की थ्योरी बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में है क्या? अभी जीएसटी में कितने कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है सॉर्ट आउट हो रहे हैं वो, लेकिन वन टैक्स वन नेशन की थ्योरी तो यही है जो आपने बताई है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अभी भी मल्टीपल टैक्सेस है। भविष्य जो मुझे दिखता है, बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात रख रहा हूं, डिटेल में आप सुन चुके हैं। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2025 तक ग्रोथ सेंटर ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में चाइना के बराबर पहुंच जाएगा और 2030 तक चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर एशिया, अमेरिका और यूरोप को सम्मिलित करके 2030 तक एशिया पीछे छोड़ देगा, क्योंकि चाइना एंड इंडिया बोथ विल फॉरवर्ड। इसके अपना कथन में यही समाप्त करता हूं। एक पॉइंट जो मैंने इकोनॉमी का साइज बताया था आपको, 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसमें मैंने ब्लैक इकोनॉमी का साइज नहीं बताया था आपको। वैसे किसी को नहीं मालूम कि ब्लैक इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन अंदाजा यह है कि कम से कम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ब्लैक इकोनॉमी है। तो इंडिया की जो एक्चुअल इकोनॉमी है उसका साइज 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ऊपर है। वो ब्लैक इकोनॉमी यदि व्हाइट में आती है तो इंडिया की जो जीडीपी है वो इमीडिएट बढ़ेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। इसके पहले कि मैं अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के सचिव श्री सुधीर दाते जी को आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूं, मैं आप सबको बता दूं कि इस आभार ज्ञापन के बाद राष्ट्रगान होगा और उसके तुरंत बाद
कुछ यहाँ के नागरिकगण अनिल बोकिल जी का सम्मान करना चाहते हैं तो वो लोग 2 मिनट सम्मान करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं श्री सुधीर दाते जी को आमंत्रित करता हूँ आभार ज्ञापन के लिए। श्री अनिल बोकिल जी के इतने सारगर्भित उद्बोधन के लिए आभार और धन्यवाद तो शायद बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन परंपरा निभाते हुए वो यहाँ पे आए और हम लोगों के ज्ञान में बहुत वृद्धि की। और मेरी आशा है कि हम इतने सारे लोग अनिल बोकिल बनेंगे और इनकी बात को और जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचाएंगे तो प्रेशर बनेगा। तो शायद ये होगा, क्योंकि 6 साल पहले भी हमने सुना था, कुछ एक पार्ट थोड़ा सा पार्ट हुआ है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ संस्थान की तरफ से। श्री अनिल अग्रवाल जी, जैसा कि उनका प्रोफाइल हमने देखा, काफ़ी बहुत व्यस्त रहते हैं, उसमें से समय निकाल कर हमारे अध्यक्षता के लिए आए। ये संस्थान उनका भी बहुत आभार प्रदर्शन करता है। आप सब लोग सुधी श्रोता 2 दिन से हम लोग की इस व्याख्यानमाला को सफल बनाने के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में पधारे, अपना समय दिया, जिसके बिना ये कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता था। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी हमारे संस्थान के कार्यक्रमों की जानकारी आपको मिलेगी तो आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें ये इतना अच्छा हॉल, इतनी अच्छी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। साथ में जो बंधु हमारे इस संस्थान के व्यवस्थाओं के लिए लगे थे, काफ़ी लोग ने अपना पूरा समय देके, कुछ समय देकर और ये सारी व्यवस्थाओं में हमारा साथ दिया। सबके नाम यहाँ पे नाम का उल्लेख करने का समय भी नहीं है। मैं उन सबका संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। अंत में एक नाम जरूर मैं लेना चाहूँगा, बल्कि 2 नाम लेना चाहूँगा। संस्थान का जैसे उन्होंने बताया कि मैं सचिव हूँ, लेकिन हमारे जो संस्थान के निर्देशक हैं श्री मुकेश जी मिश्रा, ये पूरा कार्यक्रम और पूरा ये उनकी सोच, उनका प्रयत्न, उन्होंने ही पूरा समय देकर इसको किया। और साथ में उनके अभिन्न मित्र हैं श्री कृष्णकांत धाकड़ जी, आप देख रहे हैं, वो भी 2 दिन से MSc में प्रोफेसर है, पूरा समय देकर किया है। और हम लोग यहाँ पे मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए आया हूँ, तो उनका नाम लिए बगैर ये कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन हो नहीं सकता था। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। माला निकाल लीजिए क्या? माला मराठी समाज के द्वारा अनिल का पदक दिया जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमने परिवार का कोई व्यक्ति हमारे साथ में आता है तो हमें खुशी होती है, और हम भी जब प्रदेश जाते हैं और अपने घर के लोग जब हमें प्रदेश में मिलते हैं तो हमें आनंद होता है। उसी भाव से यह स्वागत किया जा रहा है हमारे बीच में मराठी समाज की ओर से। यह स्वागत सत्कार किया जा रहा है। पूरे नोट बंद कराना चाहिए।
पूरे मन से प्रशंसा नहीं किया 2000 की नोट देनी तो ऐसा प्रक्रिया तो घंटा कैसा समझ अरे रुको रुको मैं भी आता हूँ बहुत अच्छा